एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग को पता चल गया होता है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो भाग नहीं पाता है और वो लोग उसे पकड़कर वहाँ से फिटिंग रूम में लेकर चले जाते हैं। वहीं पर सभी लोग ये सब देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर कोजो सब कुछ रीसेट करवा रहा होता है और वहाँ रूम में वो दोनों ट्विंस फैंग को ड्रेस देकर पहनने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग नाइसेंग को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करोगी, क्या तुम मेरे और उसके बीच मैरिज एक्सेप्ट कर सकती हो? वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, तुमने ना सिर्फ उसका नेगेटिव माइंड को चेंज किया है बल्कि तुम इतना दूर ट्रैवल करके भी आए थे, तुम ही उसके लिए परफेक्ट होगे। फैंग कहता है मैंने तो ये सब बस पैसों के लिए किया था। माइसिंग कहती है ये एक अच्छा बहाना है, कोई भी इतने कम पैसों के लिए अपना लाइफ खतरे में नहीं डालेगा, और वैसे भी तुम मिस्टर कोजो के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए तुमने उनका फैमिली का रेपुटेशन बचाए रखने के लिए उनसे पैसे मांगे होगे। और वैसे भी नाइसेंग तुम्हें पसंद करती है, हम ये फील कर सकते हैं क्योंकि हम बचपन से ही उसके करीब है। ये सब बोलकर वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलकर रूम के बाहर इंतजार करने लगते हैं। वहीं पर फैंग बैठे बैठे बोल रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं बाहर में वो सभी लोग उनका वेन्यू रीसेट कर रहे होते हैं और नाइसेंग पास्ट में कोजो को बुली करने के लिए माफी मांगती है। वो कहता है इससे ज्यादा माइंड मत करो, तुम्हारी ही वजह से मुझे इस वर्ल्ड में कुछ ट्रेजर मिल गया है। तभी वहाँ पर माइसिंग दौड़ते हुए आकर हाँफते हुए कहती है कि एक बहुत ही बुरा न्यूज है, मिस्टर किन गायब हो चुका है। ये बोलकर वो कोजो को वॉशरूम में ले जाकर फैंग का ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि फैंग ड्रेस चेंज करने से पहले हल्का होना चाहता था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई थी। लेकिन बहुत टाइम तक जब वो बाहर नहीं निकला तो मैं उसे देखने आई थी और मैं देखी कि वो वॉशरूम के विंडो से भाग चुका था। ये देखकर कोजो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वो कहती है आखिर वो भागा ही क्यों? अगर वो यहाँ पर रहकर मिस नाइसेंग से शादी कर ही लेता तो सब कुछ कितना अच्छा होता, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो जाता। उसने इतने क्रिटिकल टाइम में कितना अच्छा चांस खो दिया। तभी नाइसेंग ये सब सुनकर काफी दुखी हो जाती है और कह रही होती है कि शायद वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता होगा। मैसो उसे संभालते हुए कहती है कि जरूर कुछ गलतफहमी हो गया होगा, मैं और माइसिंग उसे सेरेमनी से पहले ढूंढ लेंगे। ये बोलकर वो अपनी बहन को ले जाकर उसे ढूंढने लगती है। वहीं पर फैंग भाग रहा होता है और कई सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं और फैंग किसी तरीके से उनसे छुप कर थोड़ा सा चैन की सांस लेता है और सोचने लगा होता है कि ये जानकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि कोजो ने ये सब प्लान बनाया था, मैंने उसका हेल्प किया था और उसके बदले उसने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया है। तभी वहाँ पर नाइसेंग आकर कहती है मुझे फॉलो करो, इसलिए फैंग सभी तरफ देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। नाइसेंग कहती है अब ज़्यादा फिक्र मत करो, वो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा चुके होंगे। फैंग उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोजो और बाकी के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि मैं यहाँ पर प्यार के लिए आया था। तभी नाइसेंग रुक जाती है और रोते हुए गुस्से में कहने लगी होती है तो तुम यहाँ पर आखिर आए ही क्यों थे और क्यों तुमने मेरा हेल्प किया? अगर तुम मुझे पसंद करते ही नहीं हो तो आखिर तुमने ये सब किया ही क्यों? अब मुझे समझ आया कि क्यों वो लोग मिसअंडरस्टूड हो गए थे। अगर तुम मुझे पसंद करते ही नहीं हो तो क्यों तुम इतना दूर ट्रैवल करके रिस्क लेकर मेरे हेल्प करने आए हो? जब तुम बेडरूम में आकर पूरा प्लान डिस्कस किए थे वो बात मेरे दिल को छू गई थी, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे। और रोते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे माइंड में है क्या, कम से कम वही मुझे बता दो। तभी फैंग उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मुझे तुम्हारा जैसा राइवल नहीं मिला था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फैंग उसे बताना शुरू करता है कि मैं कई मार्शल आर्ट्स सेंटर में मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन वहाँ के ट्रेनिज मुझसे हारने के बाद एक सभी लोग छोड़कर चले गए थे, इसलिए मुझे अकेले में ही ट्रेनिंग करना पड़ा था। शुरुआत में तुम मुझे काफी ज्यादा अनोय कर दी थी, लेकिन मुझे बार बार चैलेंज करने के बाद तुमने मेरे एडमिरेशन को जगा दिए। और जब मुझे स्टोरेज हाउस में पता चला था कि तुम ये सब सिर्फ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए कर रही हो, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स के लिए सेम की बात है। इसलिए मैंने तुम्हें ये क्लियर करने के लिए कहा था कि आखिर तुम सच में चाहती क्या हो। और जब तुम यहाँ पर ला दी गई थी तब मुझे कोजो द्वारा छोड़ा हुआ नोट मिला था और मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें पता चल गया है कि आखिर तुम्हें सच में चाहिए क्या, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा क्योंकि तुम मेरी कीमती राइवल हो। ये सब सुनकर नाइसेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब सच है? ये बोलकर वो वहीं पर रोने लगती है। ये देखकर फैंग पूछता है अब तुम्हें क्या हो गया? ये बोलकर वो उसे रुमाल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुमाल लेने के बजाय फैंग को ही पकड़कर उठाकर पटक देती है और उसे बहुत ही पीटते हुए कहने लगी होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हार्ट को इतनी बुरी तरीके से तोड़ने की। इसके बाद ये को दिखाते हैं जो अब्रोड जा रही होती है। तभी वहाँ पर ई आकर कहती है क्या आपको सच में लगता है कि अब्रोड जाने से सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? नेंगोंग का डिविनेशन गलत भी तो हो सकता है। ये कहती है सिर्फ उसका डिविनेशन ही कारण नहीं है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ कि आखिर मैं फैंग के साथ कैसे रहूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके लिए कुछ ज्यादा कंसर्न कर रही हूँ। जब वो दूसरे लड़कियों के साथ होता है तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक कि उसके बहन के साथ भी उसे देखकर मुझे थोड़ी सी जलन होने लगती है। ये सब सुनकर ई मुस्कुरा रही होती है, इसलिए वो पूछती है इस स्माइल का मतलब क्या है? वो कहती है कि आप हमेशा किसी स्टर्न एग्जीक्यूटिव की तरह अपीयर होते हैं, लेकिन जब भी आप लव को लेकर बातें करते हैं तब आप बिल्कुल
लड़की जैसा सोचते हो और बिहेव करते हैं। ये पूछती है क्या मैं दुखी फील कर रही हूँ। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, लव के कारण ऐसा रिएक्ट करना आपकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। मैंने आपसे कहा था कि फैंग को ऐसा परस्यू करना इनअप्रोप्रिएट है जैसे कि आप उसकी एग्जीक्यूटिव हो। इसके बजाय आपको उससे अपना गर्ली फीचर दिखाना चाहिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका अभी वाली एंग्जाइटी किसी अच्छी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहती है कि मैं इस फीलिंग को पूरी तरीके से नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने जो कहा उससे मुझे रीएश्योर्ड मिला है। तभी वो उसे लैंडिंग से पहले रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर में जिया उससे पूछती है वो कैसी है। ई कहती है वो थोड़ी सी एंग्जियस है, बट चिंता मत करो, प्यार में पड़ी लड़की के लिए ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे भी वो वाला रिएक्शन देखना है, लेकिन वो उसे मारते हुए कहती है नाटक बंद करो और तुम्हें इस चीज पर फोकस करनी चाहिए कि तुम कैसे फैंग का दिल जीतने में उसकी हेल्प करोगी। उसका नाम लेने से उसे याद आता है कि वो कई दिनों से उससे मिली नहीं है, इसलिए वो कहती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर वो इन दिनों कर क्या रहा होगा। तभी जिया कहती है कि मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई थी। ये कहकर वो उसके कान में बताती है कि वो जापान गया है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर ई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि ये सब कब हुआ और वो कब गया था। वो कहती है कि वो 3 दिन पहले गया था। ई पूछती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। जिया कहती है क्योंकि मैं भूल गई थी। तभी ई सोचने लगती है आखिर वो जापान क्यों गया होगा। जितना मुझे पता है कि डिसिप्लिन कमेटी की इंचार्ज जापान से बिलोंग करती है, उसका नाम शायद नाइसेंग सोंगदाव है। क्या वो वहाँ पर उसके लिए गया है। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जो नाइसेंग के साथ एक लव होटल में सो रहा होता है। इसके बाद कल सुबह जब फैंग की आंखें खुलती है तो उसका सर थोड़ा सा दर्द कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। तभी वो गलती से नाइसेंग को छू लेता है और तभी वो जाग जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फैंग को उससे छूता देखकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे पीट देती है। इसके कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत होता है तब फैंग उससे पूछता है मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। नाइसेंग कहती कि कल रात को मैं तुम्हें इतना ज्यादा मारी थी कि तुम कोमा में चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। तभी फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे कहीं और पर भी लेकर जा सकती थी, बट यहाँ ही क्यों। वो कहती है अगर मैं तुम्हें किसी होटल में लेकर जाती तो कोई पुलिस को कॉल कर देता मुझे कोमा में गए बंदे के साथ देखकर, और लव होटल में सेल्फ चेक इन होता है, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। फैंग उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछता है। वो उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने उसे धोकर सुखा दिया है। फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि जब मैं सो रहा था तब तुम मेरे साथ कुछ की तो नहीं थी ना। ये सुनकर वो उसे मारते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम्हारे जैसा गधे में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी फैंग अपना कपड़ा पहनकर उससे पूछता है तो तुम मेरे पास क्यों आई थी। वो बताना शुरू करते हैं कि जब तुम वहाँ से भाग गए थे तब मेरी मदर हमारे पास आई थी, और इसी के साथ सीन पास्ट में जाती है जहाँ पर उसकी मदर उनसे कहती है कि नाइसेंग खुद ही उसे ढूंढ लेगी। मैशिंग कहती है लेकिन वो तो सेरेमनी का इंतजार कर रही है। उसकी मदर कहती है कि हमारा करंट प्रायोरिटी उसे शादी करवाना नहीं है, बल्कि ये चेक करने कि वो नाइसेंग को पसंद करता है या नहीं। ये सुनकर कोजू कहता है बट मिस्टर किन जरूर नाइसेंग में इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो वो उसका हेल्प करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट करता ही नहीं। और माइसिंग भी कहने लगती है कि मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ, लेकिन तभी उसकी मदर कहती है कि क्या अभी तक उसने एक बार भी कहा है कि वो नाइसेंग को पसंद करता है। ये सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब होता ही नहीं है। उसकी मदर कहती है कि तुम लोगों को कोई भी अजम्पशन नहीं बनाना चाहिए, उनका प्रॉब्लम उन्हीं को सॉल्व करने दो। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी मदर की लॉजिकल थिंकिंग से मैं बहुत ही ज्यादा मूव हो गया हूँ। तभी नाइसेंग फैंग के मुंह पर पैसा मारते हुए कहती है कि कोजो ने तुम्हें ये देने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि अगर कुछ भी गलतफहमी हो गया होगा तो उसे माफ कर देना। ये देखकर फैंग पूछता है अब ये क्या है। नाइसेंग उससे कहती है कि ये 1 मिलियन जापानीज येन है, तुम्ही ने कोजो से मांगा था। जापानीज येन सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उसका वैल्यू चेक करने लगता है और वहाँ पर उसका वैल्यू काफी ज्यादा कम होता है। ये देखकर वो रोने लगता है कि मुझे धोखा मिला है। नाइसेंग उससे पूछती है कि क्या सुसेयो को पता है कि तुम यहाँ पर हो। फैंग कहता है नहीं, वो अभी अब्रोड में है। ये सुनकर नाइसेंग हैरानी से पूछने लगती है कि वो कब गई, कहाँ गई और कब से गई है। फैंग कहता है कि वो पिछले वीकेंड मुझसे बोली थी, फ्रांस में एक जगह स्ट्रासबोर्ग में गई है और कब आएगी मुझे नहीं पता, और उससे पूछता है कि तुम उसको लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो फैंग को वहीं पर फेंकते हुए कहती है मैं किसी को कंसर्न नहीं कर रही हूँ, और फैंग को सब कुछ क्लियर करने के लिए बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी फैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे मैसेज को गलत समझने के लिए मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें उन लोगों को ये सब सोचने से रोकना चाहिए था। वो पूछती है रोकना चाहिए था। फैंग कहता है कि हाँ, अगर तुम पहले ही उनसे ये सब कह चुकी होती कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम सिर्फ मुझे हराना चाहती हो तो सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है। वैसे भी तुम मुझे कल रात को इतना ज्यादा क्यों मारी थी। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और फिर से उसे पीट देती है। इसके बाद उनके घर को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों जाकर सब कुछ क्लियर कर देते हैं। उसके फादर कहते हैं अगर तुम नाइसेंग में इंटरेस्टेड थे ही नहीं तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थे, और वो लोग वहीं पर बकबक करने लगते हैं। वहीं पर उसकी मदर ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए फैंग से सबके बदले माफी मांगती है। फैंग कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहती है अब जब सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए फैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि उस दिन हमारे फाइट के दौरान तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के टेक्निक मुझे फेमिलियर लगे थे।
इतने कम एज में तुम इम्प्रेसिव टेक्निक में मास्टर कर चुके हो। मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। फैंग बताता है कि मेरा मास्टर तियानलुन हुओ है। वो मुझे सिर्फ 2 ही महीने सिखाया था और उसके बाद वो गायब हो गया था, लेकिन 2 महीने पहले ही मैं उससे मिला था। अगर मेरा मार्शल आर्ट्स का टेक्निक आपको फेमिलियर लगा है तो इसका मतलब शायद आप मेरे मास्टर को जानते होंगे। ये सुनकर वो आई कांटेक्ट उससे हटाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता हूँ। फैंग कहता है, तो आपने मुझसे पूछा ही क्यों? मुझे ये सब थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। तभी उसके फादर उस बात को वहीं पर दबाते हुए कहने लगे होते हैं कि भूल जाओ उसे। ये बोलकर वो उसे अपने गार्डन के बारे में बहुत कुछ बताने लगते हैं।